नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम पहले भी इंटरव्यूज़ करते रहे हैं, हम समाज सेवी लोगों का, आरटीआई एक्टिविस्ट का, उनका इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और वो लोग समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना उत्थान वो करने में सक्षम हैं, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो दबी रह जाती हैं और वो उनको निकालने में कामयाब हो जाते हैं, समाज का कुछ भला करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही शख्स सूरजमल नैन जी जुलाना से हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। आपका चैनल का मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब सिटीजन चैनल में। धन्यवाद आपका भी। सर आज आप बताइए कि आप कब से आरटीआई लगाते आ रहे हैं और कौन सी मुख्य आरटीआईज हैं आपने जो लगाई हैं और किसानों के संबंध में कौन सी आरटीआईज आपने लगाई? मैं 2008 से लगातार इस आरटीआई के अंदर काम कर रहा हूँ। तकरीबन मैंने जो आरटीआई लाई है वो जनहित के मुद्दे, खासकर जो किसानों के जहाँ मौजा वितरण से संबंधित होती है या पराली जलाने पर भी संबंधित होती है, किसान को ही हर बात में पीड़ा जाता है। उस अधिकारी उस पैसा का दुरुपयोग करके किसान को कम देकर उससे ज़्यादा खुद अपनी जेबों में डाल जाते हैं। उस मुद्दे के अंदर मैंने हमारे जुलाने की एक मसला है वो आपके पास अब मैं जागरूक करने के लिए जा रहा हूँ। अभी जुलाना का कोई मसला है जो किसानों से संबंधित है 2018 का। 2018 के अंदर जैसे बता रहे हैं उनसे हम बात करते हैं क्या हुआ था, आरटीआई में क्या निकला और क्या क्या चीज़ें हैं। सर क्या है 2018 का मसला? ऐसा था जी, 2017 में जुलाई में हमारे जुलाना में बहुत मतलब बारिश हुई थी। उस बारिश के कारण से हमारी तकरीबन जैसे कपास की थी, धान की थी या ज्वार बाजरा था, वो 100% पूर्ण रूप से तबाह हो गए थे 12-13 गाँव के अंदर। हरियाणा सरकार ने उस किसानों को रिलीफ देते हुए 17.5 करोड़ रुपया वो 2018 में दिया था। भाई 2017 का जो फसल ख़राब हुई है उसको ये पैसा हम उन किसानों को रिलीफ के लिए दे रहे हैं। साथ के साथ वित्त सचिव हरियाणा सरकार ने एक नॉर्म की चिट्ठी दी थी, भाई ये मौजा इस प्रकार वितरण करना है। क्योंकि ये मैंने जो आरटीआई लगाई है, हमारा जो अपने उपायुक्त महोदय जींद है, वो मैंने उनसे नॉर्म की चिट्ठी ली थी। उनने जो नॉर्म की चिट्ठी मेरे को दी थी वो चिट्ठी ये है, ये आरटीआई द्वारा ली थी। ये चिट्ठी है वो। हाँ, ये डीसी साहब लिखते हैं तहसीलदार साहब को, क्योंकि जब इसकी धांधली हुई किसी भाई ने शिकायत करी, उस शिकायत का ऊपर ये उन्होंने उसको तहसीलदार को चिट्ठी लिखी थी। इसका वो रेफरेंस देते हैं, जो है रेफरेंस देते हैं ये 1/10/2020 को पैरा नंबर 2 का हवाला देते हैं। भाई आपने जो मौजा वितरण करना है वो पैरा नंबर 2 के अनुसार वितरण करना है। पैरा नंबर 2 में क्या है, प्रत्येक किसान को 5 एकड़ और 47,500 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी है। परंतु तहसीलदार ने इनकी अवहेलना करके, इनको दरकिनार करके, वो कहते हैं न पहले और पहले पाऊँ, वो नीति अपना के जो भी किसान उसको 20 एकड़ था या 30 एकड़ था या 40 एकड़ था, 50 एकड़ था, जितना भी आया उनको सभी को मुद्दा वितरण कर दियागा। इसका डीसी साहब चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद डीसी की चिट्ठी का तहसीलदार कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद पास लिखते हैं पहले दूसरा सम्मण पत्र, पहला सम्मण पत्र, ये सम्मण पत्र लिखा उसने। इसका भी डीसी साहब और तहसीलदार डीसी का कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद डीसी लिखता है सम्मण पत्र 2। सम्मण पत्र 2 लिखने के बाद भी आज तक उस तहसीलदार का डीसी साहब के पास कोई भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि वह मन मौजा किस प्रकार बांटे है। इसके बारे में मैंने जो फिर था आरटीआई से लेने के बाद मैंने तहसील से भी मैंने एपीआर की कॉपी भी, छात्र रजिस्ट्री की कॉपी भी, भाई आपने मौजा किस प्रकार किसानों को बांटा है, मैंने वो आरटीआई से ले ली। लेने के उपरांत मैंने 15/3/2021 को इसकी सीएम विंडो पे एक शिकायत लगाई, भाई न गलत मौजा बांटा है, इनकी जाँच करी जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम जितनी भी सीएम विंडो पे शिकायत लाते हैं वो सभी शिकायतें जो है उसी अधिकारी को भेजते हैं जिसको हम चोर कहते हैं। हमारी उम्मीद तो वहीं ख़त्म हो जाती है जब चोर ही को हम चोर कहते हैं और वो इंक्वायरी करेगा। परंतु फिर भी चलो ठीक है, एक दिन मैं कुछ अपना निजी काम से जा हुआ था, उस तहसीलदार ने मेरे को बुला लिया। बुलाने के उपरांत मैंने उस तहसीलदार को समझाया था, भाई इस प्रकार ये मौजा बांटेगा, ये डीसी साहब की चिट्ठी भी है और मैं आपको बड़ा सबूत देते, मैंने वो ये सारे सबूतों की कॉपी उनको रिसीव करवा दी थी। कोई नहीं, हम ये सारे सबूतों की है, ये मैंने उनको रिसीव करवा दी थी, परंतु अब तक भी कोई वो नहीं है। इसके बाद मैंने हताश होकर फिर 16
वित्त सचिव को मैंने एक शिकायत भेजी। ये है, ये वित्त सचिव के हमने आपदा प्रबंधन को चिट्ठी लिखी जो हरियाणा का वित्त सचिव ने थे, भाई आपकी जो नॉर्म बनाए थे जो मौजूदा वितरण के, हमारे तहसील में इसी प्रकार एक बड़ा भारी घपला हुआ है। आपके आदेशों की पालना न करते हुए मनमर्जी से सारा पैसा बांट दिया गया है, आप इसकी जांच कराई। उसने चिट्ठी लिखी फिर डीसी साहब को, भाई इसकी जांच करो। ये लिखा है 20/1 ने, 20/1/2022 को चिट्ठी लिखा है, कॉपी मेरे को भी करा है। परंतु दुर्भाग्य की बात है अब तक उपायुक्त महोदय ने मेरे को भी नहीं बुलाया है, और न मेरे को उम्मीद है। बुला लेगा तो भी जांच में उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सारे बंदरबाट से नीचे से लेकर ऊपर तक चलती है, इसलिए उम्मीद खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर सारे शामिल हैं, क्या राजनीतिक, क्या अधिकारी, सभी इस पैसे में इन्वॉल्व हैं। सभी लूट के पैसा कम से कम वो 17.5 करोड़ में से 10 करोड़ तो उल्टा इनकी जेब में अधिकारियों को में गया है वो पैसा। तो दुख तो इस चीज़ की आते हैं, हमने इस बात का सबसे बड़ा पीड़ा होती है जब किसान की हमारी फसल मर जाती है। हम इतने मायूस नहीं होते, लेकिन मायूस तो जब होते हैं जब हमारा पैसा और हमारा हक का पैसा वो अधिकारी लूट के ले जाते हैं। लेकिन अगर इसकी कोई ईमानदारी से जाँच करे तो इसके अंदर बड़ा तकड़ा फ्रॉड उजागर होगा, अगर कोई ईमानदार जांच अधिकारी इसकी जांच करे तो। जैसे आप कह रहे हैं कि एक आदेश आए थे 47,500 रुपये 5 एकड़ का देना था। नॉर्म बनाए थे, वित्त सचिव ने एक नॉर्म बनाए थे, भाई किसी भी किसान को 5 एकड़ से ज़्यादा का और 47,500 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट नहीं देनी है। परंतु तहसीलदार ने उनकी सारा की अवहेलना करके मनमर्जी से पैसा बांट दिया। दूसरा नंबर, पैरा नंबर 6 में दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है जिसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस किसान का बीमा होया है उसको वहाँ से मिलेगा, लेकिन इस तहसीलदार ने उसको वहाँ से भी दे दिया और वहाँ बीमा से भी ले गया। ये जानना चाह रहे हैं सर, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई 5 एकड़ से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, 47,500 से ज़्यादा दे नहीं सकता, तो क्या वो पैसा जो है वो किसानों को एक्स्ट्रा दे दिया या उन्होंने अपनी जेब में डाल दिया? वो देखो इसका रास्ता दूसरा अपनाया है, दिया तो किसान को है, लेकिन उन किसानों को दे दिया जिनके 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 पर एकड़ के किसान थे। उनके साथ कर दिया, भाई तेरे पास 40 किलो तो 40 का 40 दे दिया, आधे मेरे आधे तेरे। अभी इस चीज़ को समझ में ये आई है, क्योंकि दर्शक भी यही समझना चाहते थे, हम भी यही समझना चाह रहे थे कि देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे सर हमें बता रहे हैं 5 एकड़ का 47,500 रुपये देना था सरकार के नॉर्म के अनुसार, उससे ज़्यादा का मुआवजा नहीं देना था, उससे ज़्यादा के पैसे देने नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों से अधिकारियों की साठ-गांठ होती है 20-20 एकड़ या 30-30 एकड़ वाले जो जमींदार होते हैं, उन लोगों से कोई ये कह के कि भाई आधा पैसा आपका और आधा हमारा, ऐसा करके उनके नाम पर वो पैसा उनको दे दिया जाता है, और जो छोटे किसान हैं, नॉर्मल किसान हैं, वो रह जाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं, उनको वो पैसा दिया नहीं जाता। किसान सभी को वो पैसा मिलता नहीं, बड़ों को पैसा दे के आधा पैसा सरकारी अधिकारी अपनी जेब में डाल लेते हैं, और आधा पैसा जो है वो उस किसान को दे दिया जाता है जिसके 20 या 30 एकड़ है, जबकि 47,500 से ज़्यादा देना नहीं होता। क्या ऐसे है ना भाई? बात ऐसे ही है, क्योंकि वो एक हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बेटा क्या नंगी निचोड़ेगी, क्या नाएगी, क्या नचोड़ेगी। क्योंकि 2 किला के या 3 किला के जमींदार तो बेचारा पहले मरे हो के देगा के लेगा, क्योंकि उनकी साठ-गांठ जो हुई है वो 20 एकड़ से ज़्यादा के किसानों की हुई है। दूसरा नंबर इसके अंदर एक बड़ा भारी घपला और भी है। इसके अंदर ये बड़ा भारी घपला है, फर्जी RTGS भी कट रहे हैं, वो किसान ही नहीं है जिनके खाते में पैसा डाला है। अच्छा। हाँ, वो पैसा मतलब वो किसान नहीं है जिनके खाते में वो पैसा गया है। तो आप कह रहे हैं जो RTGS बैंक से जो ट्रांसफ़र हुआ पैसा वो किसी और के खाते में होगा, किसान को ही होगा? हाँ, वो किसान के खाते में न जाके किसी अन्य के खाते में गए वो पैसे। दूसरे नंबर उन किसानों को भी दे दिया जिनके आज उनके उस जगह पर उस ज़मीन में मकान बने हुए हैं, उसका भी मुआवजा दे दिया गया। जहाँ पर जो बीचे से जो प्लाट कटे थे वो पूरी ज़मीन का देने के वो प्लाट के भी पैसे दे दिए। जहाँ 15 साल 20 साल से पहले मकान बने हुए हैं उनका भी पैसा दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि ज़मीन खेती की बजाय ज़मीन जो बनी हुई है, जहाँ प्लाट कटे हुए मकान बने, उनका भी मुआवजा वो लोग से मतलब आपस में साठ-गांठ से वो कर गए। इस प्रकार इसके अंदर कहने में तो वो पैसा किसान को दिया, लेकिन वो अधिकारी ले। हाँ, कहने में तो वो किसान को गया है, लेकिन किसान का नहीं गया। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो जो DC साहब चिट्ठी लिखते हैं उसकी अवहेलना बिल्कुल 100% कर रखी है। वो नॉर्म के अनुसार नहीं बांटा गया है, वो अपने मनमर्जी से बांट कर उनको 50-50 करके अपनी जेबा में डाल लेगी। जैसे सूरजमल जी हमें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों ने
बने हुए मकानों को खेती की जमीन दिखा के मुआवजे का पैसा किसी और के खाते में डिलीवर करके घपला किया है, जो कि 17.5 करोड़ रुपया, ये है ना जी? 17.5 का लगभग है, और 35 लाख है। 17 करोड़ 35 लाख है। 17 करोड़ 35 लाख रुपए को हजम कर गए गवर्नमेंट वाले अधिकारी, जिनका नाम सूरजमल जी ले रहे हैं, जिन्होंने आरटीआई के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन ली और आरटीआई के द्वारा इस इन्फॉर्मेशन का खुलासा हुआ, और उस खुलासे के ऊपर कमीशन के आदेश आने के बावजूद, डीसी के लिखित में आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, अभी आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए कि यदि ये कार्रवाई नहीं कर ये कार्रवाई नहीं करते? मेरे पास तो एक ही विकल्प बचा है, क्योंकि कोई भी किसान जब चारों तरफ से हताश हो जाता है तो उसका कोर्ट का ही रास्ता है, कोर्ट में ही जाएंगे। तो अभी आप इसकी कोर्ट में दरखास्त लगाएंगे? हाँ, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जहाँ मैंने देनी थी सभी जगह मैंने अपनी शिकायत भेज चुका हूँ। अब कोर्ट ये तो नहीं कहेगा भाई तूने वहाँ देना था, मैं सभी जगह दे चुका हूँ। अब मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा इसकी। तो सर, क्या सरकारी अधिकारियों के पास या डीसी के पास या किसी के पास आप जाते हैं तो वो सुनते हैं आपकी बात? बिल्कुल सुनाई तो, लेकिन वो इतना प्रेम से करते हैं, लेकिन पीछे से उसको सारे को कंडम कर देते, कोई सुनाई नहीं करता। मतलब जब आप उनके पास बैठे हो फिर तो प्यार से बात करते हैं, लेकिन कागजों में कुछ नहीं करते? से बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं, लेकिन पीछे से मैं जब उसकी फाइनल रिपोर्ट लेता हूँ उस पर बिल्कुल लिपापोती कर देते हैं, कोई सुनाई नहीं होते। सब प्रूफों के साथ शिकायत करी है, हर बार मैंने जो भी शिकायत करी है आरटीआई से कागज़ लेने के बाद ऊपर मैंने शिकायत करी है। इससे पहले एक और भी थी, 2014 का सफ़ेद मक्खी का कारण था, उसके कारण से किसान की फसल खराब हुई थी। उन फसलों का भी इसी प्रकार धांधली करी थी, वो सिर्फ एक कपास का मुआवजा देना था, उसके अंदर उन अधिकारियों ने क्या करा, उन किसानों को भी दे दिया जिनका धान की फसल थी। वो भी मैंने शिकायत करी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये पैसा जो है, ये सिस्टम जो बना रखा है ये ऊपर तक चलता है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ना मेरा विश्वास है ये करेंगे। सर, आप एक बात और बता रहे थे, जब हम बैठे थे बात चल रही थी तो आपने बताया था कि भाई किसानों की मीटिंग के लिए ना करोड़ों मतलब कई क्विंटल मिठाई आ गई। कृषि विभाग का था वो, मैं बताऊँ आपने पवन जी, आपने वो जो था हमारे किसानों के ऊपर, मैं देखता था अखबारों में पढ़ता था, तो उस टाइम पर मेरे को पीड़ा होती थी। अब किसी किसान ने प्राण फूंक दी, उसके ऊपर उसका मुकदमा दर्ज हो गया, तो मेरे को पीड़ा होती थी। तो मैंने इसलिए एक आरटीआई लगाई थी अपने कृषि विभाग डीडीए जींद के पास है। मैं कहता भाई तुमने जो किसानों को जागरूक करने के लिए जो ऊपर से पैसा आया है, उनके जागरूक करने के लिए भाई पराली ना फूको, भूसा ना फूको, क्यों कहा भाई उसको जो किसान को आपने कैंप लगाए, वो गाँव आज जितने भी कैंप लगाए उन कैंपों में कितना खर्चा आया, उनने बिल दिए तो बड़े अचंभे की बात थी। उनने जो दुकान के बिल मेरे पास दिए, वो जींद के अंदर दुकानें नहीं थी उस लोकेशन पर ना, वो मौके पर दुकानें नहीं थी, किसी भी बिल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं था। दूसरा नंबर, उन बिल के ऊपर जितने थे 1 क्विंटल की मिठाई के बिल थे, लेकिन आदमी 5 बैठे थे गांव में। जहाँ इनने फोटो लिए मैंने, उन फोटो में आदमी 5 बैठे हैं। इन्हें टेंट का बिल देखा रखा, कहीं टेंट लगा रखा, वो किसान जो बैठे हैं 4-5, वो ताश खेल दौड़ के फोटो लिए, और वो ज़मीन के अंदर नीचे बैठे हैं, न कि कहीं कुर्सी पर बैठे हैं। इसके अंदर भी इन्हें बड़ा तगड़ा पैसा खाया किसानों के नाम पर, बड़ी लूट मचाई है। वो 5 के वो बगैर शुगर की थी, मैं तो ये लाहूँ जब इतनी मिठाई खा गए तो वो 40 लाख का लगभग मेरा वो था, इनने जो पैसा खर्च किया था, और वो इनने फर्जी सारे बिला में चाट गए थे। सूरजमल नैन जी ने एक और आरटीआई मांगी थी। आरटीआई के तहत इनको पता लगा था कि भाई किसानों, सरकार ये कहती है कि किसान पराली जलाते हैं, जबकि वो पराली नहीं होती, अवशेष होते हैं किसान के। किसान जब खेती करता है, खेती करने के बाद जब वो जीरी काटता है, जीरी काटने के बाद जब ऊपर से जीरी काट लेता, नीचे कुछ अवशेष बच जाते हैं, छोटे टुकड़े जो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, वो अवशेष होते हैं, उनको जलाया जाता है, ना कि पराली को जलाया जाता है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि पराली जलती है, जबकि नीचे वाले अवशेष जलते हैं, और अवशेष को जलाना किसान के हक में है। पराली जो है हमारी, अब की बार जो है हर साल जो है 2,500-3 हज़ार रुपये पर एकड़ की हमारी बिकती है। हमारा खाद का जो इसके अंदर है, ये उसका जो खर्चा लगा है बाई का हमारा, वो पराली से निकला हुआ है। किसान पराली नहीं फूकता, किसान को तो खाली दोषी बनाया जाता है, और उस दोषी बनाकर उस किसान से उसका नाम से ये पैसा लूट करते हैं। जैसे बता रहे हैं, देखिए समझिए आप, इसमें जब वो अवशेष फूकता है, अवशेष जलाता है, तो गवर्नमेंट एक तरीका अपनाती है, जैसे आरटीआई से पता लगा कि उनको अवेयर किया जाए, जानकारी दी जाए उनको कि पराली ना जलाए, जबकि किसान पराली जला ही नहीं रहा है। उनको जानकारी के लिए क्या करते हैं, कई क्विंटल मिठाई परचेज करते हैं,
टेंट अरेंज करते हैं, कुर्सियां लेके आते हैं, तो सबके बिल हैं प्रॉपर, सब कुछ अरेंजमेंट होता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो फोटो लगाए जाते हैं 4-5 आदमियों के ताश खेलते हुए, जैसे गांव में बैठे होते हैं ना, उनके फोटो लगा के और उन बिलों को करोड़ों रुपयों को पास करवा लिया जाता है, ये कह के कि किसान पराली जला रहा है, उसकी अवेयरनेस हम कर रहे हैं। जैसा खुलासा आरटीआई में हुआ, और सूरजमल जी हमें कागजों के माध्यम से, हम ये बातें वैसे नहीं कह रहे, ये हमारे सामने प्रूफ रख रहे हैं, प्रूफों के अंदर ये चीज़ पता लगी है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा गवर्नमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। ठोक बजा के कह सकते हैं आप कि ये एक्चुअल में ऑन पेपर हमारे पास रिकॉर्ड हैं, और इन रिकॉर्डों से ये खुलासा हुआ है कि आरटीआई के अंदर ये खुलासा हुआ है कि किसानों के नाम पर, पराली जलाने की अवेयरनेस के नाम पर अधिकारी पैसा खा रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल जायज़ बात है, और बिल्कुल मेरे पास प्रूफ हैं, और किसानों के नाम पर खुली लूट हो रही है, और ख़ास कर ये अधिकारी तो किसान को तो बिल्कुल नोच के खा रहे हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं इनके। अगर कोई ईमानदारी अधिकारी इसकी जांच करे तो मैं उसको दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होना ईमानदारी चाहिए, न्याय करना चाहिए। लेकिन मेरी उम्मीद बहुत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत कई साल से लग रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे को सफलता नहीं मिली है। जितने भी अधिकारी मेरे बोलने बड़े प्रेम से हैं, लेकिन उसको फाइल कर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, आपको कभी किसी ने, जब आप इतनी आरटीआई लगाते हो, इतनी मेहनत करते हो, किसी का दर्द भी होता होगा? दर्द तो बहुत होता है जी। दर्द तो इनको रात को भी नींद नहीं आती। मेरे को भी घरना से देखे हैं। जुल्म की बात तो है, मैं एक जनहित का मुद्दा उठाता हूँ, जनता का पैसा वो मुद्दा उठाता हूँ, लेकिन मेरे को घरना की नज़र से देखते हैं। जबकि सरकार भी इस बात के नारे लाए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। लेकिन मुक्त तो जब माना कोई किसी पर कार्रवाई हो, मेरे पास कागज है, करके दिखाओ। खाली नारा से क्या होता है? खाली नारा देने से भ्रष्टाचार थोड़ा खत्म हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी जिसने गलत कराया, तो उसको सजा दो। जब तो हम भी माने भाई ठीक है कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि सूरजमल जी धड़ल्ले से कागजों के माध्यम से पूरे ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। किसी अधिकारी में इतना दम है कि वो इन भ्रष्टाचारों को जो इन्होंने उजागर किया है, केवल उन पर कार्रवाई करने का किसी अधिकारी में दम है तो वो इनसे मिल ले, कागज ले ले और उन पे कार्रवाई करे, बशर्ते वो जो अधिकारी है वो ईमानदार होना चाहिए। आज के समय में भी ऐसे लोग जब आते हैं हमारे सामने, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम भी अपने आप को एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ऐसे आदमी का इंटरव्यू कर रहे हैं। जो आदमी अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो आदमी न्याय के लिए लड़ रहा है, जो आदमी न्याय दिलवाना चाहता है और जो करप्टेड लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ को आपने बुलंद करा ताकि करोड़ों लोग इसको देखेंगे। इस बात को और भी भाई जागरूक होंगे कि एक इतना सीनियर सिटीजन आदमी एक जनहित का काम इतना कर रहा है, औरों को भी हौसला बुलंद होगा। जय जवान जय किसान। ये मतलब हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं इनकी बात सुन के। एक्चुअल में ये एक समाज सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको प्रताड़ित भी किया जाता है। बहुत कई घंटे इनको बाहर बैठाया भी जाता है कि आपको आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। ये चंडीगढ़ तक भी जाते हैं और बहुत से ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आरटीआई लेने वाले लोग हैं जिनको आरटीआई ना देने के नाम पर अधिकारी गुमराह करते हैं और बहुत लंबे समय तक बाहर बैठाए रखते हैं या प्रताड़ित करते हैं, जबकि उन अधिकारियों का एक फर्ज बनता है आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन देना। और जब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो लोग करप्टेड मिल जाते हैं, उनके ऊपर जो अधिकारी कार्रवाई करना चाहते हैं उनमें भी दम चाहिए। वो यदि उनमें दम है तो इनसे रिकॉर्ड लेके उन पे कार्रवाई करके दिखाए। धन्यवाद। मैं पवन अहलावत सिटीजन मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरी वीडियो को देखा, और आप लाइक और सब्सक्राइब आगे कर दीजिए। ऐसे ही मुद्दों के साथ मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा, न्याय के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मैं पवन अहलावत सिटीजन। थैंक यू।